सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये 2011 थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ, आरपीएससी ने ये एग्जाम करवाया था, उसका ये सेकंड पार्ट है। पहला भाग लाइव क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया था, जिसमें हमने 65 प्रश्नों को हल किया। और ये दूसरा भाग है जिसमें हम बाकी बचे हुए या फिर आगे के 65 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसी कक्षा के साथ आपका 2011 आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाया गया थर्ड ग्रेड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे। चलिए भाई, बिना किसी देरी किए मैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ता हूं। और आप वीडियो के अंदर या फिर कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो कहां कहां से इस क्लास को देख रहा है, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन जो विद्यार्थी हमारे साथ कहां कहां से जुड़ते हैं। चलिए भाई, व्हाट क्रिएट्स फिजिकल डिफरेंस अमंग पीपल? लोगों में शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? अनुवांशिकता की वजह से, बर्थ प्लेस की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, या फिर एथिकल बैकग्राउंड की वजह से फिजिकल डिफरेंस कैसे होते हैं? तो शारीरिक जो भिन्नताएं हैं किसी भी व्यक्तियों के अंदर, किसी व्यक्ति की हाइट बड़ी हो जाना, किसी व्यक्ति के त्वचा का जो रंग है उसमें परिवर्तन होना, या फिर अलग 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 होना, बॉडी कंपोजिशन अलग होना, शरीर के आकार के अंदर कोई एक्टोमॉर्फ होगा, कोई एंडोमॉर्फ होगा, कोई मेसोमॉर्फ होगा, इस तरह से शरीर की बनावट में फर्क होना, व्यक्ति की हाइट में फर्क होना, मसल मास में फर्क होना, ये तमाम तरह की जो शारीरिक विशेषताएं हैं, शारीरिक जो फर्क है, वो प्राथमिक माने जाते हैं, या फिर वो मूलभूत हम कह सकते हैं कि वो प्राथमिक कारक है वो किसी भिन्नता के। उसके बाद आगे की जो भिन्नताएं हैं वो अलग रहती है। ये जो कारक हैं वो सारे के सारे डिपेंड किस पे रहेंगे? हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये अनुवांशिक होते हैं सारे के सारे। तो ये जो डिफरेंस रहेंगे, फिजिकल डिफरेंस अमंग पीपल, शारीरिक भिन्नता जो लोगों में रहेगी, वो किसकी वजह से रहेगी? अनुवांशिकता की वजह से या फिर हेरिडिटी की वजह से रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर क्या रहेगा? हेरिडिटी यहां पर सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, स्टडी ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू, आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है आत्मा के साथ, मन के साथ, व्यवहार के साथ, या फिर बुद्धिमत्ता के साथ? खूब प्रसिद्ध क्वेश्चन है। और क्या यहां पर पूछा जाता है कि जो मनोविज्ञान है वो आज कैसा समझा जाता है? कि हम जानते हैं कि उसको आत्मा के विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान, मस्तिष्क के विज्ञान, ये एक क्रम चला। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम आज जिस परिस्थिति में है, या फिर आज हम जहां पर हैं, वहां पर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान पढ़ा जाता है। व्यवहार का विज्ञान, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के व्यवहार का अध्ययन करना, या फिर उसके मानसिक वृत्तियां जो है उनका अध्ययन करना, मानसिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना, ये क्या है? मनोविज्ञान है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी हम उसको किस तरह से देखते हैं? बिहेवियर के अध्ययन से उसको जोड़कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, लॉ ऑफ लर्निंग वर गिवन बाय, सिखलाई के नियम देने वाला व्यक्ति है, या फिर किस व्यक्ति के द्वारा सीखने के नियम दिए गए? जो प्राथमिक नियम है, जिनमें आप क्या पढ़ते हैं? जिनमें आप 3 नियम पढ़ते हैं। एक तो है तैयारी का नियम, फिर है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये 3 नियम दिए। किसने ये 3 नियम दिए? थॉर्नडाइक के द्वारा ये 3 नियम दिए गए थे। बताया यहां पर क्या जाता है कि व्यक्ति के लिए सीखना कितना सुगम रहेगा अगर वो तैयारी सीखने के लिए तैयार है, रेडी है वो सीखने के लिए, तो वो बेहतर सीखेगा, जल्दी सीखेगा। सीखने के बाद उसका अभ्यास करता है तो उसको रिटेन काफी लंबे समय तक कर पाएगा। और अगर उसके ऊपर प्रभाव अच्छा पड़ता है, मान लीजिए कि आप क्लास देखते हैं, कोई भी अध्यापक की क्लास देखते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो कार्य करने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप अगली बार भी आते हैं। तो प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, ये 3 नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। 3 नियम किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच इज मोर इफेक्टिव इन लर्निंग? किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है? न केवल सिखलाई में, अब यहां पर पहले देख लेते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, या फिर सहभागिता अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन की बात हो रही है कि किस प्रकार का मोटिवेशन सीखने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। और वैसे भी केवल सीखने में नहीं, हम अगर ओवरऑल भी बात करें तो सबसे प्रभावशाली है, सबसे महत्वपूर्ण सीखने में जो आपको मदद करेगा वो हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा रहेगी। क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा है, कोई भी बाहर की जितनी भी प्रेरणाएं है, वो आपको कुछ समय के लिए चार्ज कर सकती है। वो ऐसा मान लीजिए कि एकदम से आग जलाई और आग कुछ देर तक खूब लपटें उसकी उठेंगी और आपको खूब उस गर्मी का एहसास होगा, लेकिन बहुत जल्दी वो बुझ भी जाएगी। लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो ऐसा मान लीजिए कि कोयले की तरह है,
धीमी आंच पे वो चीज पकेगी, लेकिन वो लगातार आपको मोटिवेट रखेगी, आपको डिसिप्लिन में रखेगी और आप निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो न केवल सीखने में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेस्ट तरीके की जो अभिप्रेरणा है वो आंतरिक है, कि आपको वो चीज क्यों चाहिए, कि आप अंदर से एक बहुत सीखने के लिए अभिप्रेरित हैं, आप बेहतर बनने के लिए अभिप्रेरित हैं, तो वो आप लंबे समय तक कार्य करते रहेंगे। कोई आएगा मोटिवेट कर देगा कि आपको नौकरी लगना है, ये करना है, वो करना है, घर की हालात देखो, ये देखो, वो देखो, तो कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए हो सकता है कि आप एकदम चार्ज हो जाओ, लेकिन बहुत लंबे समय तक उस व्यक्ति को आप सही मार्ग पर नहीं रख सको, जब तक वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं हो। तो आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो मोर इफेक्टिव है। हिलने में, याद करने में या फिर कोई भी कार्य करने में सबसे महत्वपूर्ण कौन रहेगा, ये गारंटी किस चीज की देगा कि वो व्यक्ति लंबी यात्रा तय करेगा। एकदम से आपको उसके बड़ा प्रभाव दिखाई देगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो लंबी यात्रा तय करेगा, जो कछुए की चाल में चलेगा, धीमे धीमे और निरंतर चलता रहेगा, वो एक दिन बाह्य अभिप्रेरणा वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 70, द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग एग्जिस्ट इन, लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके, यानी कि लोग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, अलग है, किन किन मायनों में वो अलग है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। शारीरिक बनावट में, बिल्कुल शारीरिक बनावट में अलग है वो। मनोवैज्ञानिक बनावट में, सबके दिमाग अलग अलग है, सबकी साइकी अलग अलग है, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। कला और योग्यता में, हर व्यक्ति के पास अलग अलग स्किल हो सकते हैं, किसी के पास पढ़ाने का स्किल हो सकता है, किसी के पास खेलने का स्किल हो सकता है, किसी के पास सोशलाइज करने का स्किल हो सकता है, किसी के पास डिसीजन मेकिंग का स्किल हो सकता है, किसी के पास रिस्क लेने की एबिलिटी हो सकती है। हर व्यक्ति के पास अलग अलग योग्यता, अलग अलग कौशल हो सकते हैं। सभी व्यक्ति तक परिवर्तनशीलता में, ऑल फिजिकलिटी वेरिएबल्स में, और जितने भी तत्व हैं, अब यहां पर हिंदी की ट्रांसलेशन बहुत अच्छी नहीं है, परिवर्तनशीलता का मतलब यहां पर है, यहां पर वेरिएबल्स जो है ना, ये तत्व हैं, घटक हैं, ये कि हर जो घटक हैं पर्सनैलिटी का शारीरिक घटक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, भावनात्मक घटक है, ये सारे के सारे जो घटक हैं उन सब में आपको फर्क देखने को मिलेंगे दो व्यक्ति में। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स लिखा हुआ है, ये परिवर्तनशीलता यहाँ पर इसकी सही व्याख्या नहीं है, ये घटक नाम, वहां पर अगर घटक यहाँ पर लिखा होता तो ठीक यहाँ पर शब्द होता, तो सभी व्यक्ति तब घटक में ये शामिल होता है। तो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी के अंदर हर प्रकार के जो पहलू हैं उनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न आपको नजर आएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अब ट्रांसलेशन के संबंध में आपको यहां पर गड़बड़ जरूर देखने को मिलेगी, ऐसा केवल इस पेपर में नहीं हुआ है, अनेक पेपर के अंदर ये परेशानी आपको रहती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप काम चलाऊ अंग्रेजी थोड़ी देख लीजिए, कि जहां पर जैसे वेरिएबल शब्द है, वेरिएबल किसके लिए उपयोग में किया जाएगा, या फिर कौन कौन से शब्द कहां पर उपयोग में लिए जाते हैं, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब अगर सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में, तो ये बच्चा यहां पर जरूर कंफ्यूज हो जाएगा अगर ये भाषा को देखेगा तो आपने थोड़ी सी अंग्रेजी के संबंध में भी ज्ञान जरूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 71, द बेस्ट टीचिंग मेथड इज, सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग है ब्लैक बोर्ड टीचिंग, लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड, या फिर टीचिंग टू वे इंटरेक्शन। अब यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। एक तो है टीचर सेंटर्ड टीचिंग, कि जहां पर अध्यापक को केंद्र में रखकर पढ़ाई लिखाई हो रही है, यानी कि अध्यापक के कंट्रोल में सारी की सारी प्रोसेस है, बच्चों का योगदान वहां पर नहीं है, तो ये मेथड तो बिल्कुल आप कहेंगे कि ठीक नहीं होता है। लेक्चर मेथड इससे ही निकला हुआ है या फिर इससे ही मेल खाता हुआ रहता है। लेक्चर मेथड के अंदर भी टीचर के पास ज्यादा कंट्रोल होता है, बच्चों के पास उतना कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास ब्लैक बोर्ड टीचिंग, ब्लैक बोर्ड यानी कि केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, अन्य सहायक सामग्रियां हैं उनका उपयोग नहीं करना, केवल श्याम पट्ट का या फिर ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, चीजों को लिखना, बोल देना, बता देना और बाद में काम खत्म। तो ये मेथड भी अगर चौथे से कंपैरिजन करें तो बढ़िया नहीं है। चौथा है टू वे इंटरेक्शन, कि जहां पर दोनों तरफ से सक्रियता है, कि अध्यापक बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, फिर जब बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अध्यापक उनको सुन रहा है और बात कर रहा है, आपस में संवाद हो रहा है, और उस संवाद से बच्चों के बीच में क्या होगा, समझ विकसित होगी, कि जो भी विषय वस्तु वो पढ़ रहे हैं या फिर अध्यापक पढ़ा रहा है उसके प्रति उसके मस्तिष्क में समझ जो है वो विकसित होगी, और जो भी प्रश्न है वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो टू वे इंटरेक्शन एक बढ़िया तरीका है। क्वेश्चन नंबर 72, क्लास मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन, कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है। अब यहाँ पर क्लास मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि आपको कितने इक्विपमेंट चाहिए, और बड़ा बड़ा अगर यहाँ पर मतलब देखें, कि अगर ऑप्शंस यहाँ पर देखें हम, धन की उपलब्धता, सामान की उपलब्धता, कक्षा में छात्रों की संख्या, सीखने वाली क्रिया का प्रकार, क्लास मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कितने उपकरणों का उपयोग करेंगे,
कक्षा की संरचना आप कैसे रखेंगे, कक्षा में डिसिप्लिन आप कैसे रखेंगे, डिसिप्लिन आप खो देंगे या फिर डिसिप्लिन नहीं खो पाएंगे, तो ये किस चीज के ऊपर निर्भर करेगा। हमारे पास ऑप्शन है धन की उपलब्धता। धन की उपलब्धता यहाँ पर कोई भी बड़ा मायना नहीं रखता कि आप बच्चों को चाहे जमीन पे बिठाइए चाहे बहुत महंगे स्टूल के ऊपर बिठाइए, क्लासरूम में बहुत अच्छे रंग कर दीजिए या फिर साधारण रंग किया हुआ है, आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाइए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, मैनेजमेंट उसके उतना ज्यादा प्रभावित इस चीज से प्रभावित होता है लेकिन उतना प्रभावित नहीं होता है। सामान की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, कि आपके पास सहायक सामग्रियां कितनी हैं, प्रभाव ये भी करेगा लेकिन उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, कक्षा में अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो मैनेज करने में थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, कम है तो मैनेज आप उसको आसानी से कर लोगे। ये मैनेजमेंट का, या फिर अगर डिपेंड की बात करें किसके ऊपर ये निर्भर करता है, तो इसके ऊपर कुछ निर्भर करता है, जैसे मान लो कि 10% इसके ऊपर निर्भर करता है, 10% इसके ऊपर निर्भर करता है। छात्रों की संख्या ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो 40% के आसपास डिसिप्लिन रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज को देख लेते हैं। उसके बाद सिखाने वाली क्रिया का प्रकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन करने का मतलब है कि कौन से इक्विपमेंट यूज करेंगे, ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे, ग्राउंड का उपयोग करेंगे, कौन से एग्जाम्पल देंगे, डिसिप्लिन रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी की सारी किस पे निर्भर करेगा कि सिखाने वाली क्रियाओं का प्रकार। अगर मान लीजिए कि मैं लेक्चर मेथड कर रहा हूं, सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, तो मुझे पता है कि बच्चों को कितनी लाइन के अंदर बैठाना है, कब मुझे संवाद करना है, कब मुझे क्वेश्चन पूछने हैं, उसके हिसाब से क्लास में डिसिप्लिन में रख पाऊंगा। इसी में अगर मान लीजिए मुझे ग्राउंड में कोई चीज सिखानी है या फिर कोई एक्टिविटी करवानी है, तो वहां पर हो सकता है कि डिसिप्लिन थोड़ा सा वहां पर नीचे जाएगा। अगर बच्चे दूर मेरे से रनिंग करने जा रहे हैं तो बच्चा दूर जाने पर थोड़ा इनडिसिप्लिन हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो सिखाने वाली गतिविधि, वही टीचर है वही बच्चे हैं, लेकिन परिस्थिति बदलने पर बच्चे जो हैं और टीचर का जो संबंध है वो थोड़ा सा बदल जाएगा डिसिप्लिन के मामले में। तो हो सकता है जब सिखाने वाली क्रियाएं अलग अलग रहेंगी तो उनमें डिसिप्लिन या प्रबंधन के जो प्रकार है वो भी क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालेगा, सबसे ज्यादा प्रभाव सीखने वाली क्रिया डालेगी। बड़ा जो फैक्टर यहां पर रहेगा वो टाइप ऑफ एक्टिविटी टू बी टॉट होगा, कि कौन सी गतिविधि हम उनको सिखा रहे हैं, कौन सी चीज हम उनको सिखा रहे हैं, उसके हिसाब से भी कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर्म्स प्रेजेंटेशन टेक्निक, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है। डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, लेक्चर एंड डिस्कशन, सुपरविजन। यहां पर प्रस्तुति लिख दिया, तो प्रस्तुति लिखने के बाद, प्रेजेंटेशन लिखने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन और प्रदर्शन के अंदर ज्यादा कोई फर्क नहीं रह जाता कि कोई चीज प्रस्तुत करनी है, आपने कोई स्किल करके दिखाना है, उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, डेमोन्स्ट्रेशन है। कि आप जैसे मान लीजिए कि मैं बच्चों को कहता हूं कि आपके पास बॉल आ रही है, अपने बॉल को इस तरह से रोकना है, इस तरह से पैर होना चाहिए। मैं उनको अगर वीडियो दिखा दूं, लेक्चर दे दूं कि आपके पैर का, जैसे मान लीजिए साइकिल चलाने के बारे में बात है, तो मैं बच्चों को कितना ही अच्छा एग्जाम्पल दे दूं, कितना ही अच्छा लेक्चर दे दूं, कितना ही हम डिस्कशन उसके ऊपर कर ले कि साइकिल इस तरह से चलाई जाती है, साइकिल के 2 पहिए होते हैं, भार इतना होता है, साइकिल की लंबाई ये होती है, संतुलन आप ऐसे बनाते हैं, तो वो सीखेंगे तभी जब आप उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और बच्चा फिर उसके बाद उसको अभ्यास करेगा। तो स्किल को सिखाने के लिए जहां पर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर प्रस्तुतिकरण तकनीक या फिर प्रदर्शन विधि जो है वो सबसे बेहतर रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, द लैंग्वेज ऑफ लेसन प्लान शुड बी, पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए साधारण तथा समझने लायक। ठीक बात है, ये साधारण होनी चाहिए और खुद को समझ आनी चाहिए। तकनीकी शब्दों को छोड़ना नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बहुत विधि पूरक और संबंधित, साफ और मुश्किल शब्द। अब यहां पर अंग्रेजी के अंदर ये प्रश्न देखोगे तो बड़ा आसान है, हिंदी में ये विधिपूर्ण और संबंधित लिखने के बाद ये थोड़ा सा मुश्किल यहां पर हो गया है। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, कि आसान भाषा होनी चाहिए और समझ आने लायक होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। टेक्निकल वर्ड मे नॉट बी इग्नोर्ड, जो तकनीकी शब्द हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, प्रिसाइज का मतलब है कि कचरा नहीं रखना है, बिल्कुल अपनी अपनी लीक पे चलना है और अपनी अपनी लीक पे वापस आना है, कि जो एग्जैक्टली पता होना चाहिए कक्षा को शुरू कहां करना है, मध्य कहां होगा और खत्म कहां होगा, कौन कौन से एग्जाम्पल देने हैं, कौन कौन सी चीजें करवानी है, कौन कौन सी कक्षा की संरचना करनी है, हर एक चीज का ब्यौरा वहां पर होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, प्रिसाइज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रिसाइज कहते हैं, यानी टू द पॉइंट, टू द पॉइंट उसको कहते हैं। और वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, ये चीजें आपके पाठ योजना में होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये ऑलरेडी इन दोनों चीजों को कवर कर लेगा, ये ऑलरेडी क्या कर लेगा, इन दोनों चीजों को कवर कर लेगा। तो बहुत विधिपूर्ण
विधि पूर्वक और संबंधित होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए कि जो हम पढ़ाने के लिए आ रहे हैं उसी से संबंधित और एग्जैक्टली जो पढ़ाने वाले हैं उसी का ब्यौरा पाठ योजना के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लान शुड बी, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए विषय वस्तु पर ध्यान, फोकस ऑन सब्जेक्ट मैटर, डिवीजन ऑफ अवेलेबल टाइम, प्राप्त समय का विभाजन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड इक्विपमेंट, समय तथा उपकरणों का सदुपयोग, स्कोप टू रेक्टिफाई द मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की गलती सुधारने का अवसर। इन सब में पाठ योजना जो है वो किसके ऊपर केंद्रित रहती है? वो केंद्रित रहती है कि आप जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर वो हमेशा केंद्रित रहती है। पाठ योजना बनाई जब जाती है ना, वो विद्यार्थियों की गलती ढूंढने के लिए नहीं बनाई जाती। हाँ, आप उसके अंदर क्वेश्चन रख सकते हैं कि बच्चे कितने सीखे हैं इस चीज का असेसमेंट करने के लिए, लेकिन उसका मेन जो ध्येय होता है वो ये नहीं होता कि आप बच्चों की गलतियां ढूंढने वाले हैं। और अच्छी पाठ योजना के अंदर समय का विभाजन हमेशा रहेगा, पाठ योजना की ही इसी ली जाती है, और समय और उपकरणों का सदुपयोग भी होगा कि आप किस उपकरण का उपयोग करके, किस इक्विपमेंट का उपयोग करके आप सिखाने वाले हैं। इसलिए विषय वस्तु पर ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाएगा, विषय वस्तु से आपको भटकना नहीं है। विषय वस्तु से भटकेंगे नहीं तो समय का ध्यान अपने आप रख ली जाएगा और समय और उपकरणों का सदुपयोग अपने आप हो जाएगा। तो विषय के ऊपर हमेशा आपको क्या रहना है? फोकस रहना है। और पाठ योजना होती ही इसीलिए कि आपको वो किसके ऊपर रखे? मुद्दे की बात पर रखे, टू द पॉइंट रखे, प्रिसाइज रखे, और आपको लाइन से नहीं भटकने दे कि आप पढ़ाने तो कुछ आए हैं और पढ़ाते पढ़ाते आप दूसरी एक कहानी के अंदर चले गए और आपने पौना घंटा उसी बात के ऊपर खत्म कर दिया। तो आपको हमेशा लाइन पर रखने के लिए पाठ योजना जो है वो बनवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प द टीचर बिकॉज, श्रव्य दर्शनी साधन अध्यापक की सहायता करता है क्योंकि यह समय और प्रयत्न को बचाते हैं, यह उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है, यह विद्यार्थियों को समय पालक बनाता है, यह कक्षा में मनोरंजन प्रदान करता है। सभी बात ठीक है, सभी बात कुछ कुछ हद से ठीक है। आपका टाइम और एफर्ट्स बचते हैं, स्टूडेंट जो पंक्चुअल होंगे, पंक्चुअल होने का मतलब है कि आप अलग अलग विधियों का उपयोग करेंगे तो विद्यार्थी जो है वो ज्यादा उत्साहित होकर सीखेंगे। और प्रोवाइड्स रिक्रिएशन इन क्लासरूम, हमेशा रिक्रिएशन प्रोवाइड करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक उत्साह, उमंग जरूर वहां पर कक्षा के अंदर मिलती है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें एक स्टेटमेंट के अंदर कवर हो जाती है, रोक है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ही यही है कि प्रभावशाली। प्रभावशाली का मतलब समय भी बचा और आपका मेहनत भी बची, बच्चों को जल्दी समझ भी आया और बच्चों को आनंद भी आया। तो सारी चीजें, ये जितने भी शब्द आ रहे हैं 4-5, ये अपने आप प्रभावशालीता के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही उत्तर रहेगा। जिम्नास्टिक स्किल्स आर बेस्ट लर्न बाय, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से, मॉडल चित्र प्रयोग से, भाषण तथा प्रदर्शन से, मल्टीमीडिया के प्रयोग से। अभी जो हमने क्वेश्चन, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको साइकिल का, कि साइकिल अगर किसी को सीखनी है तो उसको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही बात यहाँ पर हो रही है। जिम्नास्टिक भी साइकिल की तरह ही है कि भाई एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जहां पर आपको संतुलन चाहिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, रिदम चाहिए होती है। तो वो आप केवल मॉडल देखकर, आप भाषण और भाषण सुनकर या प्रदर्शन के माध्यम से, केवल डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर लेगा, डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर से, उसके बाद मल्टीमीडिया प्रयोग से आप नहीं सीख सकते। अब यहाँ पर प्रदर्शन को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है, फिर प्रदर्शन को हम कह सकते हैं कि उतना महत्व क्यों नहीं दिया गया है? उतना महत्व इसलिए नहीं दिया गया कि जिम्नास्टिक के अंदर बहुत सारे स्किल ऐसी हैं कि जिनको आप खंड विधि से सीखेंगे, जिनको आप तोड़कर सीखेंगे, और तोड़कर सीखने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कार्टव्हील करना है या फिर अलग कोई स्किल करना है, तो उसके लिए कोई ऐसे उपकरण बनाए गए हैं जो आपको एक भाग को ट्रेन करता है, जो केवल अलग अलग उपकरण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने जिम्नास्टिक, अपने जेवलिन में देखा होगा, मैं एक एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूं कि केवल आपने ऐसी कोई मशीन देखी होगी जहां पर अंतिम भाग जो है, जहां पर थ्रो किया जाता है, जेवलिन को थ्रो करता है और जेवलिन फिर वापस पीछे लौट कर आ जाती है, थ्रो करता है और जेवलिन वापस लौट, वो एक भाग कर लिया वहां पर। उसी तरह से वो एक इक्विपमेंट है, वो एक सहायक सामग्री है। उसी तरह से जिम्नास्टिक के अंदर भी सहायक सामग्रियां होती हैं जो आपको मुश्किल स्किल्स के छोटे छोटे अंश सीखने में मदद करती है। अब यहां पर टीचिंग एड्स एंड गैजेट्स, सहायक सामग्री और उपकरणों के माध्यम से आप बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, बेहतर तरीके से अभ्यास करवा सकते हैं। तो इसके माध्यम से ये जल्दी सिखाई जा सकती है जिम्नास्टिक की कला। हाँ, अब यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन एंड
अगर यहां पर लिखा होता डेमोस्ट्रेशन एंड लेक्चर की जगह लिखा होता प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, तो भाई ये सही उत्तर बन जाता है यहां पर कि डेमोस्ट्रेट एंड लेक्चर की जगह डेमोस्ट्रेट एंड प्रैक्टिस लिखा होता तो ये सही उत्तर यहां पर बन जाता है। ये छोटे छोटे शब्द केवल समझ आधारित अध्ययन से ही आप ठीक कर पाएंगे। एक शब्द बदलते ही यहां पर क्वेश्चन जो है वो मीनिंग उसका बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, सुपरविजन इज कंसिडर्ड, निरीक्षण समझा जाता है, यह अनुभव सम्मिलित करने की कला है, एन आर्ट ऑफ इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक बात है कि आप अनुभव, जिस भी व्यक्ति जो सुपरविजन करने जा रहे हैं वो अनुभवी व्यक्ति होता है और वो अपना अनुभव जो है वो दूसरे लोगों को देता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यह बुद्धिमत्ता की अभिवादी है, एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस, कह सकते हैं इस बात को भी, क्योंकि वो एक्सपर्ट व्यक्ति है और बुद्धिमान होगा। लेकिन केवल बुद्धिमान करने से यहां पर थोड़ी सी नकारात्मकता आ जाती है कि केवल बुद्धिमानी की बजाय अगर यहां पर दूसरों के प्रति सहानुभूति, चीजों को सुधार करने की गुंजाइश हो, दूसरों को मदद करने की जो एक गुंजाइश है, वो शब्द हो तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, इंटेलिजेंस वो होगा, इंटेलिजेंस उस व्यक्ति में होगा, वो एक्सपर्ट होगा और वो दूसरों को वहां पर सुपरवाइज करने के लिए जाएगा, वहां पर क्या कमियां हैं या फिर क्या सुधार की गुंजाइश है वो देखने के लिए वहां पर वो जाएगा। सूक्ष्म अवलोकन, सक्षम या फिर सूक्ष्म अवलोकन की अनुभूति, कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यह अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति सहायता की अभिवृत्ति रखता है, हेल्पिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट्स, और सहायक जो वहां पर काम कर रहे हैं उनकी मदद करने की आकांक्षा रखता है, ये चेष्टा रखता है। ये सारी की सारी बातें ठीक है, लेकिन सुपरविजन इज कंसिडर्ड, ये सारे के सारे काम कर कैसे पाएगा वो? पहले वो ऑब्जर्व करेगा, कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि पहले वो देखेगा, अवलोकन करेगा, चीजों को परख करेगा कि कहां पर सुधार किया जा सकता है। वो सिर्फ सुपरवाइज करेगा, सुपरवाइज करने के बाद वो क्या करेगा, अवलोकन करने के बाद वहां पर जो भी उसको चीजें मिलेंगी उनके माध्यम से वो क्या करेगा, दूसरों की हेल्प करेगा और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के माध्यम से उनको सहायता प्रदान करेगा। तो एक कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन का मतलब ही यही है कि देखना। सुपरविजन शब्द जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर यानी कि ऊपर, सुपर यानी कि थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति है और वो सबको देख पा रहा है, हर परिस्थिति को वो देख पा रहा है, और विजन का मतलब है देखना। तो सुपरविजन शब्द जो है वो अवलोकन से मिलकर बना हुआ है, सूक्ष्म अवलोकन से। और अवलोकन का मतलब है कि हर चीज को पैनी नजर से देखना, कोई भी पहलू, कोई भी बात, कोई भी स्थिति उसकी नजर से चूके नहीं। उसके बाद वहां पर वो अपने अनुभव को वहां पर लगाएगा, अपने इंटेलिजेंस को लगाएगा, अपने हेल्पिंग नेचर को लगाएगा और वहां पर परिस्थितियों को सुधार करने का प्रयास वो करेगा। ये बात यहां पर ध्यान रखनी है। तो यहां पर क्या सही ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, when finding third and fourth position, how many matches are to be played for 15 teams in a knockout system? क्या क्वेश्चन कहता है कि 15 टीमों के नॉकआउट प्रणाली में तीसरा और चौथा स्थान निकालने के लिए कितने मैच होंगे? हम जानते हैं कि जब भी आपके पास 15 टीमें हैं और आप मैच अगर फाइंड आउट करना चाहें तो नंबर ऑफ टीम -1, 14 तो कब होंगे? जब सिर्फ एक फाइनल हो रहा है, थर्ड पोजीशन के लिए मैच नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हार्ड लाइन मैच भी हो रहा है, इस मैच को हम क्या कह सकते हैं? तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच जो होता है इसको हम हार्ड लाइन मैच भी कहते हैं। इसको हम हार्ड लाइन मैच भी कहते हैं। जब हार्ड लाइन मैच होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक मैच हमें एक्स्ट्रा करवाना है, तो अब हमारे पास जितनी टीमें हैं उतने ही मैच होंगे। तो 15 टीमें हैं, पहले हमारे पास 14 मैच हो रहे थे, अब हम इसमें एक मैच और जोड़ दें जो तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला n जो है, 15 टीम है तो हमारे पास मैच भी कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हिंदी वाले में 1.5 लिखा हुआ है, तो 15 मैच यहाँ पर करवाए जाएंगे भाई। ये ध्यान रखना है आपने, हार्ड लाइन के अंदर जितनी टीमें हैं उतनी मैच। अगर हार्ड लाइन का कोई भी जिक्र नहीं है कहीं भी तो आप कहां पर जाएंगे? 14 के लिए जाएंगे। 14 फिर सही उत्तर होगा, n-1 सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, इन डबल लीग टूर्नामेंट हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड बाय 10 टीम्स? 10 अगर आपके पास क्या है, डबल नॉकआउट है, एक तो इसको मार्क कर लेना डबल, और डबल लीग टूर्नामेंट हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड बाय 10 टीम्स? n-1। अगर ये सिंगल लीग होता तो इसके नीचे ये हम जोड़ देते, लेकिन सिंगल लीग हमारे पास नहीं है, डबल लीग है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? n-1। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैचेस, 10, और यहां पर 10 - 1 9 आ जाएगा, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा?
90 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये डबल की बजाय सिर्फ होता कि इन लीग टूर्नामेंट, तो यहाँ पर 45 जो है वो ठीक हो जाता। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो वहां पर 45 ठीक हो जाता। अगर डबल की जानकारी नहीं है तो वो हम सिंगल मानकर करेंगे, ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और वैसी परिस्थिति के अंदर ये 90 वहां पर नहीं दिया होगा, वहां पर हो सकता है कि आपको 100 दे दिया जाए, 85 दे दिया जाए, 50 दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 81, एन इफेक्टिव कोचिंग इन्वॉल्व्स, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है त्रुटि निकालना, ऑब्जर्वेशन करना, त्रुटि ढूंढकर उसका सुधार करना, दिए कार्य को बार बार करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि आप कुछ भी सोचते हैं, मैं कुछ भी सोचता हूं, लेकिन जब पेपर बनाया जाता है या फिर जो पेपर सेटर है वो एक आदर्श परिस्थिति के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो वहां पर नकारात्मकता जो है उसके शब्दों में, उसके प्रश्नों में नहीं झलकेगी। अगर वो कोई कार्य बताएगा किसी का, तो वो हमेशा सकारात्मकता उसमें रहेगी। उसमें सुधार करने की जो गुंजाइश अगर कहीं भी नजर आए ना आपको कि ये चीज मदद कर रही है लोगों की, ये हेल्प कर रही है, तो आमतौर पर जब कंफ्यूजन में हो तो उस एक ऑप्शन को आप चुन सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा सकारात्मकता के साथ जाएगा, वो हमेशा सुधार करने की परिस्थिति के साथ जाएगा। तो यहां भी कोच गलती निकालेगा, वो अवलोकन भी करेगा कि कार्य को बार बार भी करवाएगा, लेकिन जब इसने कह दिया ना कि सुधार करना है, तो फिर सारी की सारी चीजें धुंधली अपने आप हो जाती हैं। गलती निकालोगे, लेकिन क्यों निकालोगे गलती? सुधार करने के लिए निकालोगे, ताकि वो खिलाड़ी जो है वो और अच्छा हो जाए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि जहां पर आपको केवल ये देखना है कि वो क्या बात बोलना चाह रहा है, उसका नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उस दृष्टिकोण को देख लेना, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 82, टैक्टिकल कोचिंग इज डन, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। अब अगर टेक्निकल कोचिंग ही शब्द ध्यान में रखना, कुशल योजना एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है। अब आजकल टेक्निकल कोचिंग को युक्ति प्रशिक्षण कह दिया जाता है, यहां पर कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। आफ्टर द स्किल इज मास्टर्ड, कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त होने पर। बिफोर द स्किल इज मास्टर्ड, कला पर पूर्ण कौशल करने के पूर्व। दोनों तकनीकी तथा योजना प्रशिक्षण के साथ बोथ टैक्टिकल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग आर डन साइड बाय साइड आफ्टर एक्वायरिंग स्पेसिफिक फिटनेस। अब इसमें क्या बात सही होगी भाई? आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड, देखिए एक क्रम रहेगा कि आपके पास कोई बच्चा सीखने के लिए आया है, एक कोई विद्यार्थी है, वो आपसे फुटबॉल सीखना चाहता है। आप क्या कहेंगे भाई? फुटबॉल सीखना है तो सबसे पहले इसकी कंडीशनिंग होनी चाहिए। कंडीशनिंग का मतलब है कि इसके पास फिटनेस आनी चाहिए, कि जो भी एंड्योरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कोई भी जो चीजें फुटबॉल खेलने के लिए चाहिए होती है, सबसे पहले वो निर्माण करवाएंगे। सबसे पहले उसको थोड़ा दौड़ाएंगे, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करवाएंगे, एंड्योरेंस डेवलप करवाएंगे, ताकि अब अभ्यास करने के लायक हो जाए, वो अभ्यास करने के लायक हो जाए। सबसे पहले फिटनेस होगी। फिटनेस करवाने के बाद आप क्या करेंगे? उसको आप टेक्निक सिखाएंगे सबसे पहले, उसके बाद टेक्निक सिखाएंगे। टेक्निक सीख जाने के बाद आप उसको क्या सिखाएंगे? टैक्टिक्स सिखाएंगे, युक्तियां सिखाएंगे, और इसके बाद मेंटल ट्रेनिंग होगी। इसके बाद क्या होगी? मेंटल ट्रेनिंग होगी। सबसे पहले आप उसकी फिटनेस का निर्माण करेंगे, फिर तकनीक सिखाएंगे। मान लीजिए कि मैंने किसी को युक्तियां सिखा दी। युक्तियां क्या है कि मैंने कोई कप्तान है, कप्तान देख परिस्थिति को देखे, वो कहेगी खिलाड़ी जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, ऐसा स्टांस लेके खड़ा हो रहा है, और कप्तान को ये अंदेशा हो जाता है कि अगली बॉल पर हिट मारेगा या फिर ये अगली बॉल पर आगे बढ़कर खेलेगा। तो वो अपने बॉलर को बोल दे कि इस बॉल को यहां पर ठप्पा खिलाना है, इशारा कर दे, फिर बता दे उसको कि यहां पर अगली 4-5 बॉल में ध्यान रखना, ये काम करे, तो यहां पर ठप्पा रख के उसको बाहर की तरफ निकाल देना, ये काम कर देना। अब पता है कि क्या करने वाला है, लेकिन युक्तियां तभी लागू हो पाएंगी जब आपको उस काम को करने की आपके पास तकनीक है। तो पहले तकनीक सिखाओगे ना आप, कि अगर आपको नहीं पता है कि भाई, आपको पता है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन आपके पास वो बॉल उस तरह से फेंकने की योग्यता नहीं है, तो आपको पता होने के बाद भी क्या कर पाओगे आप? तो आपको क्या चाहिए? तकनीक चाहिए पहले। तो पहले फिटनेस आएगी, फिर तकनीक आएगी, ये आधार बनेंगे, उसके बाद युक्तियां आएगी, और युक्तियां सब आ जाने के बाद फाइनल मैच से पहले, टूर्नामेंट से पहले आप उसको मेंटल रूप से प्रिपेयर करोगे, मेंटल ट्रेनिंग दोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोगे, उसकी कला के प्रति उसमें विश्वास दोगे। ये सब होने के बाद एक परफॉर्मेंस जो है वो आती है। तो ये क्रम आपने ध्यान रखना है कि किस क्रम से चीजें चलती हैं। तो कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात ही आप उसको युक्तियां सिखाते हैं। यहां पर अगर युक्तियां सिखा देंगे तो क्या कर लेगा युक्तियों का? उसको पता है कि अब यॉर्कर डालनी है, लेकिन यॉर्कर सटीकता से नहीं डाल पाएगा, तो क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। परिस्थिति पता होने के बाद भी वो
उसको लागू करने के लिए आपको क्या चाहिए? तकनीक चाहिए। एन इफेक्टिव ऑफिशिएटिंग डिनोट्स, एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है नियमों का ज्ञान, अच्छा व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंस और निष्पक्षता। अब एक अच्छा अधिकारी कौन होगा, एक अच्छा ऑफिशियल कौन होगा? इस अच्छे ऑफिशियल के लिए जरूरी है कि फेयरनेस, बिल्कुल फेयरनेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी डिसीजंस के अंदर, अपनी एबिलिटीज के अंदर, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ये सभी बातें ठीक है। लेकिन अगर निष्पक्षता रखनी है तो निष्पक्षता या फिर कॉन्फिडेंस है या फिर पर्सनैलिटी भी है, ये कहां से आएगा? अच्छी पर्सनैलिटी का, निष्पक्षता का और कॉन्फिडेंस, ये तीनों के तीनों रिफ्लेक्ट कहां से होंगे? ये नॉलेज से रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर मुझे पता है कि मुझे नियमों के बारे में A to Z ज्ञान है कि कब क्या परिस्थिति होती है तो मुझे क्या करना है, तो मेरे में अपने आप कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैच में कैसी परिस्थिति होगी मैं हैंडल कर पाऊंगा। अपने आप वो क्या हो जाएगा? नियमों का ज्ञान है तो फेयरनेस अपने आप आएगी। अगर नियमों का ज्ञान नहीं है तो बेशक वो ये चाहे ना चाहे कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं या किसी को फायदा करूं, लेकिन वो नॉलेज के घाटे से किसी टीम को फायदा कर दे, किसी को नुकसान कर देगा। तो नियमों का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें जो नैतिकता वाली है वो बाद में होती है, सबसे पहले नियमों का ज्ञान होना चाहिए। नियमों का ज्ञान नहीं है तो ये निष्पक्षता कभी नहीं आएगी, विश्वास कभी नहीं आएगा और अच्छा व्यक्तित्व कभी नहीं आएगा। व्यक्तित्व कैसे आता है? कॉन्फिडेंस से तो आएगा ना व्यक्तित्व। व्यक्तित्व कैसे आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस से आएगा, बिलीफ से आएगा, नॉलेज से आएगा। और आप, अगर आपको पता है कि आप तैयारी करके एग्जाम में जा रहे हैं तो आप चलने की शैली, एग्जाम को हैंडल करने की शैली अलग रहेगी। और अगर आप बिना तैयारी के जा रहे हैं तो आप अपने आप घबराए हो जाएंगे, कम तैयारी में जाएंगे तो अलग नजर आएगा। तो अपने आप को रेफरी मान के देख लीजिए कि बहुत शानदार तैयारी करके गए हैं तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आपने हर चीज को कवर किया है, फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेम बात कहां पर लागू होगी? ऑफिशिएटिंग में भी लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 84, फार्टलेक इज गिवन फॉर इंप्रूविंग। फार्टलेक प्रशिक्षण बढ़ाता है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर एजिलिटी। फार्टलेक विधि, जिसके लिए स्वीडन में स्पीड प्ले नाम से स्पीड प्ले उपयोग में लिए। स्पीड प्ले नाम है क्या? स्पीड का मतलब चाल, गति, कितनी रफ्तार सामान्य भाषा में बोलूं, और प्ले का मतलब खेलना। फार्टलेक का मतलब है कि रफ्तार के साथ खेलना, स्पीड के साथ खेलना, चाल के साथ खेलना। खेलने का मतलब है कभी कम की, कभी ज्यादा की, कभी कम कभी ज्यादा। क्यों करोगे? अलग अलग आप परिस्थितियों में दौड़ोगे। कभी आप इंक्लाइन में दौड़ रहे हो, कभी डिक्लाइन में दौड़ रहे हो, कभी आप पक्की जमीन पे दौड़ रहे हो, कभी कच्ची जमीन में दौड़ रहे हो। तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे? अपनी स्पीड को कम ज्यादा करते रहोगे। तो वो स्पीड प्ले को क्या कहा जाता है? फार्टलेक कहा जाता है। स्वीडन का जो शब्द है, स्वीडिश एक अवधारणा है, उसमें फार्टलेक को क्या कहा जाता है? स्पीड प्ले कहा जाता है। ये किस चीज को बढ़ाता है? स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, और ये एंड्योरेंस की एक गतिविधि है। एंड्योरेंस बनाने या फिर सहनशीलता बनाने की ये विधि है। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का ही एक भाग है ये। कॉन्टिन्यूस में तो हम एक रफ्तार के ऊपर भागते चले जाते हैं, और कॉन्टिन्यूस में हम एक वेरिएशन कर दें कि हम लगातार गतिविधि को जारी रखेंगे, लेकिन स्पीड जो है उसको हम वेरी करते रहेंगे, उसमें हम परिवर्तन करते रहेंगे। तो वो क्या बन जाएगा? एंड्योरेंस या फिर सहनशीलता बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, पुशिंग अगेंस्ट वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दीवार को धकेलने का उदाहरण है आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, इसेंट्रिक। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है। आइसोमेट्रिक का एग्जांपल है, दीवार को धक्का दे रहे हैं, प्लैंक कर रहे हैं, योगा के अंदर आप किसी आसन को होल्ड कर रहे हैं, कोई गाड़ी ढलान के ऊपर आ रही है, उसको ढलने से रोकने के लिए आप जोर का इस्तेमाल करो, आपने रोक भी लिया है और रोक कर खड़े हैं आप, वो भी आइसोमेट्रिक का एग्जांपल है। जहां पर चीजों को होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करने का मतलब जहां पर आप गतिविधि नहीं हो रही, बस रोक कर खड़े हैं, तो वहां पर मांसपेशी के अंदर कोई हलचल नहीं होगी, तो वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मांसपेशी की लंबाई में कोई बदलाव नहीं होता है, ना वो छोटी होती है ना वो लंबी होती है। मांसपेशी के पास बने कोण के ऊपर भी कोई बदलाव नहीं होता है, ना उसमें कमी आती है, ना उसमें एक्सटेंशन होता है, ना उसमें फ्लेक्शन होता है। दोनों की दोनों परिवर्तन अपरिवर्तनशील रहती है। इसके साथ ही टेंशन जो है वो बढ़ती जाएगी। ये भी ध्यान रखना कि जब आप रोककर खड़े हैं तो धीरे धीरे वो टेंशन बिल्ड वहां पर हो रही है, टेंशन वहां पर बढ़ेगी। और ये कॉन्ट्रैक्शन कौन सा कहलाएगा? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा? आइसोमेट्रिक। आइसो यानी कि समान, मेट्रिक यानी कि समान लंबाई, समान लंबाई के साथ होने वाली एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट ट्रेनेबल। निम्नलिखित में से कौन सा कम प्रशिक्षणीय है? यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, एंड्योरेंस। पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक, कौन सी गामक योग्यता एक ऐसी है, मोटर एबिलिटी एक ऐसी है जिसको आप ट्रेनिंग तो कर सकते हैं, जिसके लिए आप ट्रेनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम सुधार उसमें कर पाएंगे। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड या फिर एंड्योरेंस। तो इनमें स्पीड जो है
वो ज्यादा प्रभावित किससे रहती है? ये तीनों की तीनों तो वातावरण से प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि अच्छी डाइट दी जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे इक्विपमेंट्स हो तो उससे इन चीजों में सुधार हो सकता है। लेकिन गति जो है ना, वो ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड रहती है? अनुवांशिकता के ऊपर डिपेंड रहती है। इसलिए गति को ज्यादा ट्रेन नहीं किया, हाँ ट्रेन कर सकते हैं, उसमें उसमें शार्पनेस ला सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बच्चों के बीच रात दिन का फर्क है और आप कहें कि इसको मैं 2 साल में या 4 साल में बहुत शानदार बना दूंगा, तो वो चीज नहीं हो सकती। वो गैप थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन आगे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि स्पीड को उतना आप ट्रेन नहीं कर सकते, आप ट्रेन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप देखेंगे, आपने चाइना के, जापान के वीडियोस देखे होंगे, तो वहां पर वो बहुत छोटी एज में, जब 5वीं 6वीं में बच्चा है, तो वो स्कूल्स में जाते हैं और स्कूल्स में जाने के बाद वहां पर कुछ प्रशिक्षण करवाते हैं। प्रशिक्षण में क्या चीजें चेक कर रहे हैं, वो इस चीज के बारे में थोड़ा देखना। वो क्या वहां पर चेक करते हैं? एक चीज तो एक्सप्लोसिवनेस, कि बच्चे में एक्सप्लोसिव पावर कितनी है। एक्सप्लोसिवनेस किससे मिलकर बनेगी? आपकी स्पीड से, और किससे मिलकर बनेगी भाई? एक स्पीड रहेगी और एक क्या रहेगी वहां पर? स्पीड प्लस टाइम से, टाइम प्लस स्ट्रेंथ से, स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों से मिलकर क्या बनेगी? आपकी एक्सप्लोसिवनेस बनेगी। तो एक तो एक्सप्लोसिवनेस चेक की जाती है, क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो बच्चे को दे नहीं सकते आप। दूसरा वहां पर क्या चीज चेक की जाती है? कोऑर्डिनेशन और रिदमिक एबिलिटी चेक की जाती है, कि बच्चे में कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। कुछ बच्चों को आप देखते हैं कि 4-5 साल के होते हैं लेकिन वो डांस बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है। तो ये दो चीजें ज्यादा प्रभावित किससे होती हैं? जेनेटिक्स से प्रभावित होती है। और इन चीजों को ढूंढा जाता है स्कूलों में जा जाकर, चीन में, जापान में, जहां पर स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत अच्छे हैं, या फिर जो देश स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, उन बच्चों को अपने आप बाहर कर लिया जाता है। वो बच्चे वो हैं जो आपको भविष्य में मेडल्स ला कर देंगे, उन बच्चों की छंटाई की जाती है। तो इसी एक प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है कि अगर आप टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो कौन से एलिमेंट के ऊपर आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है? वो है स्पीड। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेन नहीं किया जा सकता। वो किसी के पास गिफ्ट है तो गिफ्ट है, उस गिफ्ट वाले बच्चे को उठाओ, उसको आप शार्प करो। और एक दूसरा कम से सबसे कम प्रशिक्षण ही है, लीस्ट ट्रेनेबल है। तीसरी चीज, कौन सा अनुवांशिकता पर ज्यादा प्रभावित होता है? तो इन 3 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज अप्लाइड इन लॉन्ग जंप? लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का इस्तेमाल होता है? ताकत कई प्रकार की है, मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, पावर स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। कई प्रकार की पावर है और अलग अलग खेलों के अंदर अलग अलग प्रकार की पावर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर कोई लॉन्ग जंप का एथलीट है आपके पास, उसको आप उसके अंदर कैसी पावर का, आप कैसी स्ट्रेंथ का आप डेवलपमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, लीस्ट स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। कौन सी प्रकार की स्ट्रेंथ लॉन्ग जंप वाले खिलाड़ी को चाहिए? वो दौड़कर आएगा, थकान की अवस्था में नहीं होगा, तो इसलिए उसको मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस नहीं चाहिए उतना। उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वो बाहर नहीं उठा रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी नहीं चाहिए, उसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए। उसको एकदम से क्या करना है? जंप करना है और ज्यादा ज्यादा दूरी उसको तय करनी है। तो इन सब खेलों में, चाहे लॉन्ग जंप है, चाहे जेवलिन है, चाहे शॉर्ट पुट है, चाहे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में पंच करने के लिए एक्सप्लोजिवनेस चाहिए, वहां पर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी चाहिए आपको। पंच करने के लिए आपको क्या चाहिए? पंच को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए आपको एक्सप्लोजिवनेस चाहिए। तो ये सारी की सारी एक्सप्लोजिवनेस में आ जाएगी। एक्सप्लोजिवनेस या फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और स्पीड का मिश्रित रूप होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन लिम्बरिंग डाउन इज टेकन? लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि लिम्बरिंग डाउन है क्या। लिम्बरिंग डाउन क्या है? कूल डाउन है। इसको ही वार्मिंग डाउन कहा जाता है। और जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखें, शीतलीकरण भी इसे ही कहा जाता है। कूल डाउन कह लो, वार्मिंग डाउन कह लो, लिम्बरिंग डाउन कह लो। इसका मतलब है कि जब आप खेल चुके हैं, आप अभ्यास कर चुके हैं, आपका ट्रेनिंग सेशन ओवर हो चुका है, उसके बाद अपनी मांसपेशियों के रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए, अपने शरीर को पुनः अभ्यास पूर्व की स्थिति में लाने के लिए आप कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ जोग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आप स्टैटिक स्ट्रेच कर सकते हैं, मसाज ले सकते हैं। वो तमाम काम किसके लिए जाते हैं? लिम्बरिंग डाउन में किए जाते हैं। तो खेल से पहले, खेल के पश्चात, खेल के बीच में, खेल से पहले तथा खेल के पश्चात। तो ये कब किया जाएगा? खेल के पश्चात किया जाएगा। अगर लिम्बरिंग डाउन की जगह मैं यहां पर कर दूं कि स्ट्रेच कब किया जाएगा या खिंचाव व्यायाम कब किए जाएंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई?
खिंचाव व्यायाम कब किए जाएंगे? खेलने से पहले, खेलने के पश्चात, खेल के बीच में, और खेल से पहले और खेल के बाद। तो ऑप्शन नंबर 4 ज्यादा ठीक रहेगा कि पहले भी करेंगे और बाद में भी करेंगे। पहले कौन से करेंगे? अब यहां पर खिंचाव व्यायाम की जगह मैं लिख दूं कि डायनेमिक डायनेमिक स्ट्रेच कब किया जाएगा? तो उसका उत्तर होगा खेलने से पहले होगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं स्टैटिक स्ट्रेच कब किया जाएगा, तो खेलने के पश्चात इसका उत्तर हो जाएगा। तो एक एक शब्द से यहां पर उत्तर जो है वो बदलते जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो भाई। क्वेश्चन नंबर 89, लीड अप गेम्स हेल्प। लीड अप गेम सहायक है मनोरंजन उपलब्ध कराने में, कला उपलब्ध कराने में, तालमेल बैठाने में, मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना या कला सिखाना। टू इंप्रूव रिक्रिएशन एंड प्रोवाइड स्किल। तो लीड अप गेम किस चीज में हेल्प करते हैं? पहली चीज तो ये देखिए, लीड अप गेम है क्या? दो शब्द हैं आपके पास, एक है रिक्रिएशनल गेम, और एक है लीड अप गेम। दोनों के दोनों भाग किसके रहेंगे? पाठ योजना के, लेसन प्लान के। ये जो भाग रहेगा रिक्रिएशनल, ये रहेगा जनरल लेसन प्लान का, और ये भाग रहेगा स्पेसिफिक लेसन प्लान का। दोनों के अंदर एक बात कॉमन है। एक बात कॉमन क्या है? कि दोनों के दोनों किसके ऊपर आधारित है? रिक्रिएशन या मनोरंजन के ऊपर। कि एक क्रैस्ट लोड देने वाले या फिर एक कठोर व्यायाम करवाने के बाद एक ट्रेनिंग सेशन हुआ जिसमें थोड़ा कठोर, थोड़ा बच्चों को ज्यादा परेशान किया गया, ज्यादा लोड दिया गया, ज्यादा उनको ट्रेनिंग करवाएगी। वो ट्रेनिंग करवाने के बाद अगले दिन बच्चा वापस आए, इसलिए उसको हम क्लास को खत्म जब करेंगे तो एक हैप्पी नोट पे करेंगे, एक एक अच्छे माहौल के साथ करेंगे। तो मनोरंजन हम प्रदान करवाएंगे। मनोरंजन प्रदान करवाने के लिए अगर हमारे पास जनरल लेसन प्लान है तो हम रिक्रिएशनल गेम खिला देंगे कोई। अब रिक्रिएशनल गेम कोई भी हो सकता है, कि वो थोड़ा अलग भी जा सकता है, जो हमने गतिविधि की है उससे थोड़ा अलग हटकर भी हो सकता है। लीड अप गेम जो है, जो हमने क्लासरूम में एक्टिविटी की है उससे मिलता जुलता, उसकी थीम के ऊपर ही आधारित रहेगा, इसलिए ये मनोरंजन तो करेगा लेकिन साथ में ये स्किल को भी बढ़ावा देगा। ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है। रिक्रिएशनल गेम केवल रिक्रिएशन करेगा और ये आपकी स्किल को भी इंप्रूव करेगा। ये दोनों चीजें आपने यहां पर ध्यान रखनी है। ये दोनों चीजें आपने यहां पर ध्यान रखनी है। मनोरंजन भी होगा और स्किल भी इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि ये आधारित किसके ऊपर होगा? जो आपने गतिविधि क्लास के दौरान की है उसी की थीम के ऊपर ये आधारित होगा। अगर मान लीजिए कि हमने फुटबॉल में पास करना सीखा है, तो जब हम लीड अप गेम खिलाएंगे तो हम पास करने के अंदर जो हमने बातें बोली कोच ने कि हम देखकर पास करेंगे, आप नाम लेकर पास करो, बॉल को मांगिए आप, तो वो हाथ से खिला देगा। ऐसा कोई गेम खिला जिसमें वो सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो स्किल के अंदर ही बढ़ावा देगा और रिक्रिएशन भी करेगा। तो ये एक संरचना ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक दो बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि लीड अप गेम का संबंध किसके साथ है? पाठ योजना के साथ संबंध है या फिर रिक्रिएशनल गेम के साथ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 90, विच ट्रेनिंग मेथड यूटिलाइज एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी। कौन सा ट्रेनिंग मेथड जो है वो दोनों एरोबिक और एनारोबिक का उपयोग में ले लेता है? फार्टलेक, कॉन्टिन्यूअस, स्ट्रेंथ या फिर इंटरवल। कौन सा ट्रेनिंग मेथड जो है वो दोनों ही पक्षों को उपयोग ले लेता है? तो यहां पर देखिए भाई, फार्टलेक जो है वो केवल एरोबिक होगा क्योंकि आपको लंबी दूरी पर भागना है। जो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है वो किसके ऊपर आधारित रहेगा? एरोबिक के ऊपर आधारित। स्ट्रेंथ जो है एनरोबिक रहेगा। इंटरवल के अंदर दो भाग है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक या एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, एक के अंदर छोटे इंटरवल रहेंगे और जो इनमें इंटेंसिटी रहेगी इंटेंसिव के अंदर ज्यादा रहेगी और एक्सटेंसिव की इंटेंसिटी कम रहेगी। तो यहां पर दोनों का उपयोग कर लिया जाएगा, यहां पर दोनों का उपयोग कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 91, अंतराल विधि है क्या वैसे भाई? ये भी देख लो थोड़ा सा। इंटरवल ट्रेनिंग है क्या? इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर आप दौड़ेंगे, दौड़कर फिर आप रुकेंगे, लेकिन आपको पूरा आराम नहीं करने दिया जाएगा। इनकम्प्लीट रिकवरी यहां पर दी जाती है, या फिर कह सकते हैं कि दो लोड के बीच में इनकम्प्लीट कम अंतराल की एक क्षतिपूर्ति काल रहेगा। और वो
प्रयास किस पे रहता है कि आपके हृदय और फेफड़ों को मजबूत किया जाए, कि वो जल्दी रिकवर करने के लिए उनको अभ्यस्त किया जाए। क्वेश्चन नंबर 91, द ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इनटू, ये आपका हार्ट है, यहां पर आपके अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में देखें तो ये आपका राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आलिंद है और ये निलय है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इनटू, राइट वेंट्रिकल से यहां से रक्त जब निकलेगा तो कहां पर जाएगा भाई, यहां पर जो वाल्व रहेगा वो पुल्मोनरी वाल्व रहेगा, पुल्मोनरी वाल्व रहेगा, इसी को हम सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहते हैं। और यहां पर रक्त जा कहां पर रहा है, फेफड़ों के अंदर जा रहा है, लेकर जा कौन रहा है, पुल्मोनरी आर्टरी जा रही है लेकर, और फेफड़ों के अंदर जो रक्त जा रहा है वो अशुद्ध रक्त जा रहा है, और यहां से पुनः जब रक्त आएगा वापस तो ये शुद्ध रक्त वापस लौट कर आएगा, और यहां से वापस जब लौट कर आएगा तो वो शुद्ध रक्त लौट कर आएगा। तो कहां पर जा रहा है ये, पुल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। बाहर जब निकलेगा वेंट्रिकल से तो हमेशा आर्टरी से ही निकलेगा, और ये निकलेगा कौन से, पुल्मोनरी आर्टरी से निकलेगा, ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 92, फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जीवित प्रणालियों की संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है। अब यहां पर फंक्शन की बात हो रही है कि कार्य कैसे किया जाता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर यहां पर संरचना होता, स्ट्रक्चर होता या फिर संरचना होता तो ये एनाटॉमी से ही उत्तर हो जाता, लेकिन वो संरचना कार्य कैसे कर रही है। अगर मैं ये जानता कि मेरा हृदय कितने कैसे आकार का है, कितने चैम्बर है, कितना भार है, तो वो एनाटॉमी है। लेकिन वो काम कैसे करता है, हृदय रक्त कहां से कहां कैसे जा रहा है, वो क्या है, उसकी फिजियोलॉजी है। तो ये अध्ययन क्या रहेगा, फिजियोलॉजी का अध्ययन रहेगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। ये अध्ययन किसका रहेगा, फिजियोलॉजी का रहेगा, शरीर क्रिया विज्ञान का। अब देखिए पहले ऐसे क्वेश्चन भी आते थे, यहां पर कार्यविधि लिखा है और यहां पर क्रिया लिखा है, क्रिया विज्ञान लिखा है। तो यहां पर अगर थोड़ा सा अगर आपको कॉमन सेंस है तो ये क्वेश्चन आप केवल कॉमन सेंस के सहारे ठीक कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज ऑल्सो, सूर्य किरणों से कौन सा इनमें से प्रोटीन विटामिन जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा विटामिन है, बड़ा सिंपल सा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है और इसमें भी खास तौर पर विटामिन D3, ये ध्यान रखना भाई, कौन सा, विटामिन D3। आजकल जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप अपने CBC करवाएंगे, खून की जांच करवाएंगे, तो वहां पर आमतौर पर आजकल लोगों के अंदर D3 की कमी पाई जाती है, B12 की कमी पाई जाती है। और वो क्यों कमी पाई जाती है, क्योंकि हम सूरज के अंदर उतना नहीं रहते हैं, कि जो शारीरिक परिश्रम करने वाला जो समय था या फिर धूप के अंदर रहने का जो समय था पहले ज्यादा लोग रहा करते थे, एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो गई है। हम लगभग AC के अंदर या फिर बंद कमरों के अंदर ज्यादा रहते हैं, तो D3 की कमी लोगों के अंदर पाई जाती है, और सूर्य से हमें D3 मिलता है, और विटामिन D कह सकते हैं हम, यहाँ पर सही उत्तर आपका रहेगा भाई। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो क्या है, कैल्सीफिरोल है। अब ये कैल्सीफिरोल नाम क्यों पड़ा है इसका, इससे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना या फिर अवशोषण करना किसका काम है, विटामिन डी का काम है। जब विटामिन डी नहीं होगा तो हड्डियां क्या होगी, अगर विटामिन डी नहीं है आपके शरीर के अंदर, विटामिन डी की कमी है, तो उस कमी की वजह से क्या होगा कि शरीर के अंदर हड्डियां जो है या फिर कैल्शियम की मात्रा कम पड़ने लगी। कैल्शियम की मात्रा कम पड़ने लगी तो क्या होगा, हड्डियों के अंदर जो मिनरल का स्टोरेज है या फिर मिनरल की जो डेंसिटी है, खनिज का घनत्व है, वो गिरने लगेगा। खनिज का घनत्व गिरेगा तो हड्डियां कमजोर होने लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हड्डियों की जो कठोरता है वो किसकी वजह से है, कैल्शियम की वजह से है। कैल्शियम कम होगा तो हड्डियां क्या होंगी, कमजोर होगी। तो कौन से रोग होंगे, ऑस्टियोमलेशिया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, रिकेट्स होगा, ये रोग हमें घेरने लग जाएंगे। कमी किसकी, विटामिन डी की। कमी किसकी, विटामिन डी की। तो कहीं से चला आ रहा है और रोग कहीं पर हो रहा है, तो आपको इसलिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरी की पूरी चेन आपको समझ में आनी चाहिए कि किसकी कमी से कैसे रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, फंक्शन ऑफ बोन इज, अस्थियों का कार्य क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, गुड पोस्चर, नन ऑफ द अबव। जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं उनको आकृति के हिसाब से अगर हम बांट दें तो हमें कुछ बड़े बड़े उनके फंक्शंस पता लगते हैं। जैसे एक लंबी हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, वो आपके शरीर में उत्तोलक की भांति कार्य करती हैं, लीवर की भांति कार्य करती हैं, आपको चलने में, बैठने में, गतिविधि करने में या फिर मूवमेंट करने में आपको मदद करती हैं।
फ्लैट बोन्स जो होती हैं, जो चपटी अस्थियां होती हैं, वो आपके शरीर में प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इसके अलावा छोटी जो हड्डियां हैं, इरेगुलर बोन्स जो हैं, वो आपके शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं। और वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो आकृति भी प्रदान करती हैं, शरीर के एक ढांचे का निर्माण करती हैं। हड्डियां जो है वो मिनरल को स्टोर करने का काम भी करती हैं। और रेड बोन मैरो जो है वहां पर आपके ब्लड सेल्स का निर्माण भी होता है। तो यहां पर अगर हम देखें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट, ये हड्डी का काम नहीं है, नन ऑफ द अबव, ये दोनों ही से यहां पर कट जाते हैं। फिर हमारे पास गुड पोस्चर और प्रोवाइड प्रोटेक्शन बचता है। गुड पोस्चर की जगह अगर शब्द होता कि आकृति प्रदान करना, स्ट्रक्चर देना, तो ये सही उत्तर यहां पर हो जाता, क्योंकि सारी की सारी हड्डियां स्ट्रक्चर प्रदान कर रही हैं। लेकिन गुड पोस्चर ये हड्डियों का काम नहीं है, ये आपकी आदतों का काम है, या फिर आदतों के ऊपर ज्यादा निर्धारित रहेगा। तो यहां पर प्रोवाइड प्रोटेक्शन की सुरक्षा प्रदान करना, जैसे चपटी हड्डियां आपके क्रेनियम वोल्ट जो है वो आपके मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इसी तरह से आपके रिब्स जो है वो आपके लंग्स एंड हार्ट को सेफ्टी या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, पेनक्रियाज लाइज ऑन विच साइड ऑफ बॉडी? एंटायरली ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड पार्टली ऑफ ईच साइड। अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें, पेनक्रियाज लाइज ऑन विच साइड ऑफ बॉडी? एंटायरली ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, पार्टली ऑफ ईच साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिलीट किया गया था। वैसे पेनक्रियाज होते कहां पर है? अगर ये मानव है, ये व्यक्ति है, तो यहां पर इसके फेफड़े रहेंगे, फेफड़ों के साथ यहां पर इसका हार्ट रहेगा, और हार्ट के नीचे यहां पर जे आकार में आपका स्टमक रहेगा, यहां पर लीवर रहेगा, यहां पर क्या रहेगा? लिवर रहेगा, और यहां पर ये जो भाग है, ये भाग पेनक्रियाज का रहेगा। ये भाग किसका रहेगा? पेनक्रियाज का रहेगा। लेफ्ट साइड में ही होंगे पेनक्रियाज, आपके लेफ्ट साइड में ही होंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूरी तरह से वो समझा नहीं पाए, या फिर पूरी तरह से वो ऑप्शन के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि वो क्या बात कहने चाहते हैं। अब यहां पर एंटायरली ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक वही बात है कि पूरी तरह से लेफ्ट साइड, और बाईं तरफ लेफ्ट साइड, दोनों की दोनों एक बात हो गई, तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। हालांकि वो होते कहां पर है? दाईं तरफ, या फिर सॉरी बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में ही होते हैं। आपके स्टमक या फिर अमाशय के पीछे की ओर पेनक्रियाज जो है वो स्थित होते हैं, जिनको पावर हाउस ऑफ द डाइजेशन कहा जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मायोलॉजी और ऑल ऑफ द अबव। साइटोलॉजी सेल के संबंध रखता है, हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यू से संबंध रखेगा, और मायोलॉजी जो है वो मसल से संबंध रखेगा। क्वेश्चन नंबर 97, द मूवमेंट अराउंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के इर्द गिर्द कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं? आपका कंधा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का हिस्सा है, या फिर एक उदाहरण है। और इसी तरह से आपका हिप जॉइंट जो है वो भी क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। कौन कौन सी गतिविधि हो सकती है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकती है, ये गतिविधि हो सकती है। रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, कंधे की अगर बात करूं तो हाथ को ऊपर की तरफ उठाना फ्लेक्शन है, और पीछे की तरफ लेके आना एक्सटेंशन है। रोटेशन, अगर मैं हाथ को इस तरह से अंदर की तरफ, हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं हाथ को पूरा सीधा नहीं कर पा रहा हूं, तो ये अंदर की तरफ रोटेट करना और बाहर की तरफ रोटेट करना, ये क्या कहलाएगा? रोटेशन कहलाएगा। सर्कमडक्शन, हाथ को इस तरह से जब मूव करते हैं तो ये सर्कमडक्शन है। हाइपर एक्सटेंशन, जब हाथ बहुत 90 डिग्री 180 डिग्री से पीछे चला जाएगा, यहां से पीछे जब जाएगा, तो ये हाइपर एक्सटेंशन है। ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, और ये हाइपर एक्सटेंशन है। तो ये सारी की सारी गतिविधियां जो है वो कहां पर रहेगी? आपके बॉल एंड सॉकेट के अंदर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 98, लार्जेस्ट मसल इज सार्टोरियस, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस, लटिस्मस डोर्सी। सार्टोरियस है, हैमस्ट्रिंग है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, या फिर लटिस्मस डोर्सी। कौन सी मांसपेशी सबसे लंबी मांसपेशी है? लार्जेस्ट कहां है? बड़ी मांसपेशी का, सॉरी बड़ी मांसपेशी का। तो लार्जेस्ट या सबसे बड़ी, बिगेस्ट कौन सी होगी? यहां पर ग्लूटियस मैक्सिमस होगी। लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? सार्टोरियस होगी। लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? सार्टोरियस होगी। तो यहां पर सही उत्तर लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट हम किसको कहेंगे? ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हिप जॉइंट के ऊपर पाई जाएगी, या फिर हिप जॉइंट को प्रोटेक्शन देने का काम ये मांसपेशी करती है। क्वेश्चन नंबर 99, टेलर्स मसल इज। टेलर मांसपेशी है, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, डेल्टोइड, सार्टोरियस। किस मांसपेशी का नाम टेलर मांसपेशी भी है? सार्टोरियस, जो शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है उसको टेलर मसल भी कहा जाता है। काफ मसल्स कौन कौन सी है? सोलियस और गैस्ट्रोसिनेमियस काफ मसल्स हैं। डेल्टोइड एक तिकोने आकार की मांसपेशी जो कहां पर पाई जाएगी? आपके कंधे पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 100,
रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहां पर होता है? ल्यूकोसाइट में, प्लेटलेट्स में, थ्रोम्बोसाइट्स में, या फिर बोन मैरो के अंदर। तो रेड बोन मैरो के अंदर या फिर अस्थि मज्जा के अंदर रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट आर वॉलेंटरी मसल्स? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत मानव का जो भार है वो क्या रहेगा? वॉलेंटरी मसल्स का, जो कंकाल पेशियां हैं वो मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाएंगी? यहां पर सही उत्तर 40% को माना गया था, लेकिन थोड़ा सा इसको एवरेज के रूप में देखें तो एक मानव के अंदर, महिलाओं के अंदर लगभग 33 से 40% के आसपास आंकड़ा रहेगा, और पुरुष में यह आंकड़ा 37 से लेकर 44 के आसपास रहता है। तो हम 40 को एक एवरेज के रूप में यहां पर मान सकते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल इज, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। ऊर्जा कहां पर उत्पादन की जाती है? इसको ऊर्जा उत्पादन का स्थान भी कह सकते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, इसीलिए उसको पावर हाउस कहते हैं कि ऊर्जा का उत्पादन वहां पर होता है। इसको रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, या फिर कोशिका का श्वसन केंद्र भी इसको कहा जा सकता है। क्या ये शब्द है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा भाग है वो? माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों ही नामों से इसको बोला जा सकता है, पावर हाउस, श्वसन का केंद्र, और अगला शब्द है ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान। ये तीनों नाम से इसको जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103, व्हेन वी इनहेल द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दाब फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, नन ऑफ द अबव। जब हम, एक परिस्थिति है कि जहां पर अब एम्प्टी है हमारे फेफड़े, फेफड़े क्या है? एम्प्टी है। जब एम्प्टी है तो अंदर का प्रेशर, फेफड़ों के अंदर का प्रेशर कम है, और बाहर वातावरण का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। जब प्रेशर बाहर ज्यादा है तो वायु या फिर हवा जो है वो फेफड़ों के अंदर आएगी, और एक बार भर जाने के बाद यहां का प्रेशर, जब जब सांस भर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं अच्छे से, तो यहां का प्रेशर ज्यादा रहेगा और बाहर का प्रेशर कम रहेगा, तो हवा जो है वो बाहर की तरफ चली जाती है। एक रिफ्लेक्स एक्शन की भांति ये कार्य जो है वो शरीर करता है। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि जब हम इनहेल करते हैं तो प्रेशर कैसा रहेगा? डिक्रीजेज, घटा हुआ रहता है। शब्द अच्छा उपयोग नहीं किया हुआ, कैसा प्रेशर रहता है, या फिर इनहेल करने से पहले हमारे प्रेशर कैसा होता है? घटा हुआ प्रेशर होता है। तो यहां पर ऑप्शन सही क्या होगा? डिक्रीजेज, यहां पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, मसल्स ऑल्सो प्रोवाइड टू द ह्यूमन बॉडी फटीग, शेप, प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव। मांसपेशियां शरीर को क्या प्रदान करती हैं? फटीग मांसपेशियां प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये मांसपेशियां जब कार्य लेते हैं उसके बाद आपको थकान होती है। प्रोटीन से बनी होती है मांसपेशियां, लेकिन मांसपेशियां प्रोटीन देती नहीं है। शेप, ये बात ठीक है क्योंकि आपके शरीर को आकृति प्रदान करने का काम पहला ढांचा जो है, जैसे मान लीजिए कि एक तो बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर जो सरिये लगे हुए हैं, वो सरिये तो कौन है? आपकी हड्डियां हैं, और उसके ऊपर जो ईंटें लगी हुई हैं वो कौन है? आपकी मसल्स हैं। तो शेप प्रोवाइड करवाने का काम मसल्स करती हैं। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम? व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान या फिर परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक बात है कि आपका रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर एक्सरसाइज के समय जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम है क्या? कि एक स्पंद के अंदर, एक हार्टबीट के अंदर कितना रक्त आपके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से या फिर राइट वेंट्रिकल से बाहर की तरफ पुश किया जाता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, हार्ट की जो दीवारें हैं वो बड़ी हो जाएंगी, चैम्बर्स बड़े हो जाएंगे, जिसको एथलेटिक हार्ट कहा जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यहां पर हाइपर ट्रॉफी को देखने को मिलेगा, क्योंकि मांसपेशियां क्या है? एक पेशी है, हृदय क्या एक पेशी है, मस्कुलर ऑर्गन है, तो वहां पर उस मसल के अंदर हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी, उसका आकृति में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, अब क्योंकि इसको हम रक्त को भी इसके अंदर भी शामिल करते हैं, क्योंकि रक्त का परिसंचरण कौन कर? हृदय कर रहा है, तो रक्त परिसंचरण अंदर, रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा गिरेगी, तो ऑल ऑफ द अबव यहां पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, कैलोरी कंटेंट ऑफ 1 ग्राम प्रोटीन इज, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी कैलोरी होती है? 9.1 तो कहां पर रहेगी? फैट के अंदर रहेगी। 4 कैलोरी कहां पर रहेगी? आपके कार्बोहाइड्रेट में रहेगी, और 4 ही कहां पर रहेगी? प्रोटीन के अंदर रहेगी। दोनों के अंदर 4-4 कैलोरी रहती है।
प्रोटीन मुख्य रूप से काम क्या करेगा? मरम्मत का काम करता है और शरीर के निर्माण में काम करता है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी इसको कहा जाता है। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ सेकंड विंड? द्वितीयक वायु के लक्षण कौन से हैं? हेडेक, पेल स्किन, चेस्ट एंड मसल पेन, ऑल ऑफ द अबव। वाकई में ये सेकंड विंड के लक्षण नहीं है। सेकंड विंड के आने से पहले जो हमें मुश्किलें होती है उसके ये लक्षण है। तो उसमें हम सारे के सारे कह सकते हैं, अब सारे के सारे रोज नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सभी के सभी जो यहां पर ऑप्शन है वो इसमें काउंट किए जा सकते हैं। द ऑक्सीजन डेप्थ बोर्ड वॉज इनोवेटेड बाय। ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया गया दलीप तिर्की के द्वारा, केपी सिंह देव के द्वारा, एच.सी. बक के द्वारा, एवी हिल के द्वारा। तो ये ऑक्सीजन कर्ज जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? एवी हिल के द्वारा 1922 में ये शब्द जो है वो दिया गया। ऑक्सीजन डेप्थ है क्या? जब हम व्यायाम करने के उपरांत, व्यायाम करने के बाद जो नॉर्मल ऑक्सीजन की मात्रा है उससे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का उपभोग करते हैं, कंजप्शन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन कर्ज कहा जाता है। इसके लिए एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन ये शब्द भी उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू। एड्स किस प्रकार के माध्यम से संचरित होता है? इंसेक्ट बाइट। एनसीईआरटी किताब के अंदर एड्स जो है वो कक्षा 9 के अंदर पहली चैप्टर में एड्स जो है वो अच्छी खासी तरह से परिभाषित किया हुआ है। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मॉस्किटो की बाइट से एड्स जो है वो नहीं फैलता है, या फिर मॉस्किटो के काटने से एड्स जो है वो नहीं फैलता है। तो इंसेक्ट बाइट ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स जो है वो फैलेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर क्योंकि एड्स जो है वो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है तो ये भी एक संशय के अंदर क्वेश्चन को डाल देता है। ट्रांसमिटेड थ्रू या फिर होने का कारण तो वायरस है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो एक वायरस है जो एड्स के होने के कारण है कि एड्स फैलेगा किसकी वजह से? एचआईवी वायरस की वजह से फैलेगा। तो ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ठीक से लग रहे थे, तो इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से और अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन की वजह से माता से अपने शिशुओं के अंदर ये फैल सकता है। तो कई कारण यहां पर हो सकते हैं, लेकिन साथ में खाना खाने से या फिर मॉस्किटो बाइट से ये एड्स जो है वो नहीं फैलता है। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी की फुल फॉर्म है, और यहां पर एड्स की सिंड्रोम लास्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ मसल ऑफ द बॉडी। शरीर में टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है मरम्मत के लिए? इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहते हैं। विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, लेकिन प्रोटीन को क्या कहा जाएगा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहा जाएगा, क्योंकि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है और साथ में ये रिपेयरिंग में मदद करता है, मरम्मत में हमारे शरीर की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 111, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन इज टू एक्वायर्ड लॉस्ट एनर्जी। कोई शक्ति का पुनः प्राप्त करना, किसी भी क्रिया को सुगमता से सीखना, साथियों के साथ मौज मस्ती करना, अपने को दूसरों से अच्छा सिद्ध करना। तो रिक्रिएशन शब्द का मतलब क्या है? री का मतलब दोबारा, क्रिएशन का मतलब बनाना। किसको बनाना दोबारा? लॉस्ट एनर्जी को। तो सही उत्तर यहां पर क्या हो जाए? टू एक्वायर्ड लॉस्ट एनर्जी, दोबारा निर्माण करना, रिक्रिएट करना। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिक्रिएशन। किस गतिविधि को आप रिक्रिएशन नहीं कहेंगे? अब ये ऐसा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसको ढंग से एक्सप्लेन आप जब करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा फिजूल का सा लगेगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन 2011 में आया है, 2018 में आया है, 2022 में आया है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 3 बार आ चुका है और सेम का सेम, एक शब्द भी रत्ती भर भी इसमें परिवर्तन जो है वो नहीं हुआ। किसको आप योगा नहीं कहेंगे या रिक्रिएशन नहीं कहेंगे? किसको आप रिक्रिएशन नहीं कहेंगे? स्टाम्प इकट्ठी करना बिल्कुल ठीक होगा। एडगन की जो वर्गीकरण है उसमें चीजों को एकत्र करना, चीजों को करना, चीजों को बनाना, ये सारी की सारी चीजें शामिल होती है। तो चीजों को इकट्ठा करना, स्टाम्प को कलेक्ट करना रिक्रिएशन है। प्लेइंग क्रिकेट, आप खेल खेल रहे हैं, चीजों कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? रिक्रिएशन है। प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलना भी रिक्रिएशन है। लेकिन डूइंग योगा आसन जो है वो रिक्रिएशन इन्होंने नहीं माना है। तीनों के अंदर सेम आंसर इन्होंने रखा। योगा आसन को करना इन्होंने क्या नहीं माना? रिक्रिएशन नहीं माना। हो सकता है कि भाई जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो उस समय योगा को केवल
रोग उपचार के लिए करते हो, लेकिन अब योग जो है वो रिक्रिएशन के लिए भी किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुछ रनिंग करने के लिए जाएंगे सुबह उठकर, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिम में जाएंगे सुबह, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो योगा करने के लिए जाते हैं, ऐसे शांत वातावरण में जाते हैं जहां पर बैठकर आसन करते हैं। वो केवल इसलिए करें उनके मन को शांति मिल रही है, उनको अच्छा अनुभव हो रहा है। तो योग करना जो है वो रिक्रिएशन है, लेकिन यहां पर 3 बार से इसको रिक्रिएशन नहीं माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 113, Who has given the definition of play? It is spontaneous activity played at will. खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। खूब सारी परिभाषा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस परिभाषा से नहीं पूछे गए हैं, 2 बार, एक 2018 के अंदर और एक यहां पर परिभाषा से यहां पर क्वेश्चन आए हैं। तो इसको आप किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? स्टर्न के द्वारा ये परिभाषा जो है वो दी गई है बुक के अंदर, किताब के अंदर। जब यूनिट नंबर 8 में खेल या फिर प्ले टॉपिक शुरू होता है तो वहां पर कम से कम 10, 12, 15 परिभाषाएं जो है वो दे रखी है। तो उसमें दूसरी या तीसरी परिभाषा ये स्टर्न की परिभाषा है, जिसको 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 114, प्ले इज कंसीडर्ड एज, प्ले या फिर खेल को माना जाता है, यूनिट नंबर 8 वाला खेल, खेल को क्या माना जाता है? वर्क, बिजनेस, पार्ट टाइम एक्टिविटी या फिर एमलेस एक्टिविटी? क्या माना जाएगा इसको? जो खेल है, जो प्ले है, उसको क्या माना जाता है? उसको एमलेस, उद्देश्य रहित क्रिया माना जाता है, कि इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, इसका कोई भी उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चा क्यों खेल रहा है, इसको किसी को कुछ नहीं पता है, कि वो ये सोच के खेल भी नहीं रहा है कि वो खेल रहा है, कि वो अपने आप वो क्रियाएं हो रही है उसके साथ, अपने आप वो खेल रहा है, उसको नहीं पता कि वो खेल रहा है, बस वो क्रिया कर रहा है। तो एमलेस, बिल्कुल भी उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। अगर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे मनोरंजन का, तो मनोरंजन एक एम वाली गतिविधि है, तो ये दोनों में फर्क रह जाता है। तो खेल एक एमलेस एक्टिविटी है, कोई भी उसका उद्देश्य नहीं है। हाँ, उद्देश्य न होते हुए भी उससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो उद्देश्य रहित क्रिया ये मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 115, विच टाइप ऑफ प्ले इज नॉट वर्क एंड प्लेजर? यहां पर 2 शब्द आ रहे हैं, कौन से प्रकार के खेल काम और आनंद नहीं है? एक तो आ रहा है यहां पर वर्क, जहां पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, और दूसरा प्लेजर, कि जिसमें आपको आनंद आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन कहां पर फुलफिल नहीं हो रही है? ब्रिस्क वॉकिंग, फुर्ती से चलना, तो वॉकिंग करना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, और क्योंकि चल रहे हैं तो वहां पर क्रिया हो रही है, वहां पर कार्य हो रहा है, काम हो रहा है। धूप सेकना, धूप सेकना एक प्लेजर का काम है, लेकिन वहां पर कार्य नहीं हो रहा है। धूप सेकना प्लेजर का काम है, लेकिन वहां पर कार्य नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना, ठीक बात यहां पर हो रही है। लंबी ड्राइविंग करना, लॉन्ग ड्राइव करना, ड्राइविंग में भी आप कोई काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन सेकने के अंदर आप बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हैं। तो धूप सेकना प्लेजर का काम है, सर्दियों के अंदर आप बैठकर धूप सेक सकते हैं, लेकिन वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन यहां पर फुलफिल नहीं हो रही है। आनंद वाली का कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन कार्य वाली जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 116, Which type of camp provide maximum enjoyment to the people in general? स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप, एनसीसी कैंप, लीडरशिप कैंप और नेचुरल कैंप? कौन सा कैंप जो अधिक से अधिक आनंददायक होता है? तो इसमें यहां पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? खेल प्रशिक्षण, एनसीसी, नेतागिरी, इन सभी के अंदर जहां पर कौन सा एक कैंप है, अपने आप खुद सोच के देखिए, कि जिसमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, हर प्रकार की वो जिम्मेदारी से मुक्त है, डर से मुक्त है, तो नेचुरल कैंप है। इन सब बाकी जितने भी कैंप है, एनसीसी के अंदर, स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर, लीडरशिप के अंदर, इनमें कोई कार्य करने होंगे प्रकृति से दूर, प्रकृति के अंदर हो सकता है, वो हो सकता है कि वो कहीं रेजिडेंशियल एरिया में हो, ग्रुप के साथ रह रहा हो, एक कैंप के अंदर हो, लेकिन वहां पर कुछ जिम्मेदारियां होंगी, कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ कार्य उसको करने, लेकिन प्रकृति के अंदर वो केवल वहां पर आनंद लेने के लिए गया है। तो प्राकृतिक कैंप को सब इंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, द कैंप गेम्स मस्ट बी सुटेबल अकॉर्डिंग टू एज? जो भी आप कैंप के अंदर खेल खिलाते हैं, चाहे कोई भी गतिविधियां करवाते हैं, चाहे राफ्टिंग करवा रहे हैं, वॉलीबॉल करवाएं, मछली पकड़ना करवाएं, ट्रैकिंग करवाएं, स्विमिंग करवाएं, कोई भी गतिविधि आप वहां पर करवाएं, तो वो किस आधार पर चयन की जानी चाहिए? आयु के अनुसार, कैंप प्रतिभागियों के अनुसार, लिंग के अनुसार, कैंप के वातावरण के अनुसार। अब यहाँ पर आयु आ रहा है और यहाँ पर लिंग आ रहा है, ये दोनों के दोनों आपको देखने पड़ते हैं कि ये व्यक्ति ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर इसमें कोई रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहां पर कैंप प्रतिभागियों के अनुसार में ये दोनों की दोनों चीज ऐड हो जाती हैं, कि के अनुसार उनको देख लो। उनको देखेंगे तो क्या देखेंगे? उनकी इच्छा को देख लेंगे, उनकी आयु को देख लेंगे, उनके हम उम्र को देख लेंगे, और उनके लिंग को देख लेंगे, या फिर वो कितने जेंडर हैं, कौन सा जेंडर के हैं, मेल है, फीमेल है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वहां पर गतिविधि का चयन कर पाएंगे। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैंप प्रतिभागियों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 118, फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए कैंप व्हाट इज इंपॉर्टेंट?
It must achieve the objective of camp. Camp must be near to town. There should be only selected people. Camp must be for a long duration. कैंप लंबी अवधि का होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि भाई छोटे कैंप भी हो सकते हैं। इसमें गिने चुने लोग होने चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बना के लेके जाएंगे भाई इतने ही लोग होने चाहिए, उसके अलावा कैंप नहीं लगना चाहिए। यह उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। किसी नगर के समीप होना चाहिए, प्राकृतिक जगह पर होना चाहिए, ये बात भी ठीक नहीं है। और ये उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाला, जिस उद्देश्य को लेकर आप जा रहे हैं, चाहे आनंद की प्राप्ति है, बच्चों को लीडरशिप सिखाना है, प्रकृति के बारे में सिखाना है, रिस्क सिखाना है, रिस्क लेना सिखाना है, करेज सिखाना है, आत्मविश्वास देना है, कोई भी गतिविधि कोई भी उद्देश्य के साथ जा रहे हैं उसकी फुलफिलमेंट वहां पर होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 119, लीडरशिप क्वालिटीज आर बेस्ट अचीव्ड थ्रू। लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो कब अचीव की जा सकती हैं? एक कैंप का प्रबंधन करके, खेलों में भाग लेने से, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने से, या फिर सिक्के तथा टिकट इकट्ठे करने से। तो यहाँ पर सिक्के और टिकट इकट्ठा करना लीडरशिप के लिए कोई संबंध नहीं है। भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने से, भाषण प्रतियोगिता में सिर्फ बात बता रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आप लीड नहीं कर रहे होते हैं, किसी को मैनेज नहीं कर रहे होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। खेलों में भाग लेने से, खेलों में भाग लेने से कुछ हद तक आप लीडरशिप के बारे में सीखते हैं, लेकिन अगर आप लीड नहीं कर रहे हैं तो आप उतना नहीं सीखेंगे। कुछ लोग होते हैं जो अनुयायी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लीड करना वो लीड नहीं कर सकते हैं, फिर करना नहीं चाहते हैं। तो खेलों के भाग लेने से, खेलों में प्रबंधन करने से आप सीख पाएंगे, वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन खेलों में भाग लेने से आप लीडरशिप सीखें, हमेशा ही सीख जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये होगा, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, कैंप का प्रबंधन करने से यहां पर लीडरशिप जरूर सीखी जाएगी, क्योंकि यहां पर रेगुलर आपको डिफिकल्टी जो है वो सामना करना पड़ेगा। भोजन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, आपको एक्टिविटीज के बारे में, आने जाने के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, हर चीज की आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। आप कैंप को प्रबंधन कर रहे हो तो, मैनेज कर रहे हो तो यहां पर आप लीडरशिप सीखते हैं, यहां पर आप सीखते हैं कि चीजों को मैनेज कैसे करना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो हो बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। वह ज्ञानवर्धक होना चाहिए, उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधनकर्ता होना चाहिए, वह एक अनन्य शासक होना चाहिए। ही शुड बी ए डिक्टेटर। डिक्टेटर नहीं होना है उसने, वो लोगों के साथ मिलकर चलने वाला व्यक्ति जो है वो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट इज बेस्ट डेवलप्ड थ्रू योगा। योगा के माध्यम से कौन सा कंपोनेंट जो है सबसे अच्छा विकसित किया जाता है? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस या फिर स्पीड। योग आसन करने में आप करते क्या है भाई? आप कोई भी एक परिस्थिति के अंदर एक आसन में जाते हैं और उसको होल्ड करते हैं। जब होल्ड करते हैं, खिंचाव होता है और होल्ड करते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी का निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 122, द एडवांटेज ऑफ शवासन इज। शवासन का लाभ क्या है? एकाग्रता को सुधारता है, शिथिलता प्रदान करता है, शिथिलता यानी कि रिलैक्सेशन, आराम प्रदान करता है, या पाचन तंत्र को सुधारता है, श्वसन तंत्र को सुधारता है। शवासन अपने आप में, शवासन कह लो, मकरासन कह लो, ये अपने आप में आरामदायक आसन है, ये रिलैक्सेटिव आसन है कि इनको करने से, या फिर इनको बिल्कुल एकदम सेशन के अंत में जब आप योग अभ्यास कर लें उसके अंत में ये किए जाते हैं ताकि योगी को रिलैक्स किया जा सके, उसका रक्तचाप, उसका ब्लड प्रेशर को नीचे लाया जा सके, उसको टेंशन से या फिर एंजाइटी से मुक्त रखा जा सके। तो शिथिलता प्रदान करता है, रिलैक्सेशन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 123, हु इज राइटर ऑफ योग सूत्रा। योग सूत्र के लेखक कौन है? कपिल मुनि है, स्वामी रामदेव है, स्वामी विवेकानंद है, महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि 147 बीसी, 147 जिनको योग के पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राणायाम। निम्नलिखित में से प्राणायाम नहीं है? कपाल भांति, अनुलोम विलोम, उज्जयी या फिर कुंजल। कुंजल जो है, वैसे तो कपाल भांति भी हम क्रिया के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो प्राणायाम के भी हैं, तो दोनों के अंदर इसको काउंट किया जाता है। लेकिन कुंजल जो है वो क्या है? शुद्ध रूप से क्या है? क्रिया है। कुंजल क्रिया है, जिसको हम क्या कहेंगे भाई? नौली कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे हम? नौली कहेंगे। नेति जो है वो नाक की सफाई है, नौली आपके पाचन तंत्र की सफाई है। आगे बढ़े। कुंजल एक क्रिया है, 6 प्रकार की हमारी क्रिया जिनको क्या कहा जाता है? षटकर्म कहा जाता है। और ये इनको षटकर्म कह लो, शुद्धि क्रिया कह लो, 6 प्रकार की क्रियाएं जिनको षटकर्म कहा जाता है, और ये हठ योग के भाग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू ब्लड प्रेशर। रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा अच्छा कारगर आसन कौन सा है इनमें से? पद्मासन, शवासन, सल्वासन और शीर्षासन। अब
सबसे अच्छा इनमें से कौन सा रहेगा? पद्मासन भी एक मेडिटेटिव आसन है, उससे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन रिलैक्स करने वाला कौन है? शवासन है, तो शवासन सबसे अच्छा रहेगा। मकरासन भी यहां पर हो सकता है। आसन बिलोंग टू विच टाइप ऑफ योगा? जो आसन है वो किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? हठ योग के अंतर्गत, राजयोग, भक्ति योग या फिर कर्म योग? हठ योग के अंतर्गत आएंगे। हठ योग के अंतर्गत और क्या क्या आएंगे? आसन आएंगे, प्राणायाम आएंगे, शुद्धि क्रियाएं आएंगी, बंद आएंगे। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? हठ योग के अंतर्गत आते हैं। हठ योग क्या काम करता है? हठ योग शरीर को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से मजबूत करने में, साफ करने में, सशक्त करने में आपकी सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच फॉर विच एलिमेंट भुजंग आसन इज एडवांटेजियस? भुजंग आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? पाइल्स के लिए, हार्निया के लिए, अस्थमा के लिए या फिर शुगर के लिए? किस आसन के लिए जो भुजंग आसन है वो लाभदायक है? तो यहां पर सही उत्तर क्या रहेगा भाई? दमा जो है इसके लिए क्या रहेगा? ये लाभदायक रहेगा। भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज भी कहा जाता है, फिर सर्प के समान आकृति इसमें बनाई जाती है, कहां पर लाभदायक रहेगा? दमा के लिए लाभदायक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज परफॉर्म्ड इन प्रोन लेइंग पोजिशन? निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति या फिर प्रो लाइन में किया जाता है? उदारासन, सल्वासन, शवासन, सर्वांगासन। अब देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि एक तो सुपाइन पोजीशन है कि सीधे लेटकर या फिर कमर के बल लेटकर किया जाएगा, और एक प्रोन पोजीशन है जो पेट के बल लेटकर किया जाएगा। तो इनमें से कौन सा आसन है जिसमें आप पेट के बल लेटे होते हैं? तो शवासन के अंदर कमर पर लेटे हैं, सल्पासन के अंदर जो टिड्डी के समान आकृति बनती है तो आप अपने पेट के ऊपर लेटते हैं और पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं। लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को ये मजबूत करता है। तो सल्पासन के अंदर आप प्रोन पोजीशन के अंदर लेटे होते हैं। विच ऑफ द सीजन, रीजन की बजाय विच ऑफ द सीजन इज बेस्ट टू ऑर्गेनाइज कैंप इन इंडिया? भारत में कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम कौन सा है? समर, रेनी, स्प्रिंग और विंटर। सबसे अच्छा मौसम कौन सा है भारत के अंदर? वसंत ऋतु है। सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? वसंत ऋतु है। यह क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा जा चुका है। इन इंडिया विच वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट मास्टर डिग्री इन रिक्रिएशन? मनोरंजन में कोर्स प्रदान करने वाला पहला कॉलेज कौन सा है? एलएनसीपी ग्वालियर, एनएसएनआईएस, वाईएमसीए, क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। कौन सा कॉलेज पहला कॉलेज था जिसने ये कोर्स जो है वो प्रोवाइड करवाया था? एलएनआईपी ग्वालियर जो है ये पहला कॉलेज था जिसने ये कोर्स जो है वो प्रोवाइड करवाया था। इसी के साथ हमारा 2011 थर्ड ग्रेड का ये जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम पुनः लौट कर आएंगे, इसके बाद अन्य इसी क्रम से चलेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला जो हमारा पेपर रहेगा 2011 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसका पेपर हम सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे। आप कक्षा को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।